आज मेरे और दीप्ति के शादी के 1 साल कंप्लीट हुए। लेकिन आज भी मैं अपने आप को एक नाकामयाब इंसान और नाकामयाब हस्बैंड मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने पत्नी को ऐसा कुछ दे ही नहीं पाता जिससे वो खुश रहे। कभी उसने किसी बड़ी चीज़ की मांग भी नहीं की है, लेकिन फिर भी वो दुखी है, मुझे ये पता है। लेकिन फिर भी एक मुस्कुराहट लेकर हमेशा मेरे साथ रहती है। अब 3 दिन बाद ही दीप्ति का बर्थडे है, तो इस बार ठान लिया कि उसको क्यों ना मैं कुछ अच्छा गिफ्ट कर दूं। अभी जो मार्केट है उसमें कुछ महंगा लेना भी एक प्रॉब्लम का बात है। इसलिए आज अपने सेविंग्स को लेकर ऑफिस के बाद मैं निकल गया, लेकिन बहुत देर घूमने के बाद भी कुछ अच्छा खासा मिला नहीं, और जो था वो सब मेरे बजट के बाहर थे। अब घर गृहस्थी भी चलाना है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो ऐसे ही निराश होकर मैं घर की तरफ लौट रहा था। अचानक मैंने देखा रास्ते में एक एंटीक शॉप है। वैसे दीप्ति को एंटीक चीज़ों का भी बहुत शौक है। चलो इस शॉप को एक बार देख लेते हैं, अगर इसी में कुछ मिल जाए। शॉप के अंदर बहुत सारे एंटीक सामान थे। वो शॉपकीपर ये भी बोल रहा था कि इन हर सामानों का कोई ना कोई अच्छा हिस्ट्री है, लेकिन इनके प्राइस भी मेरे बजट से बहुत बाहर है। फिर से निराश वाला मुंह लेकर मैं निकलने ही वाला था, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ ने काट लिया। अरे वो क्या है? बिलिंग काउंटर के उधर ही एक छोटे से स्टैंड में एक गले का चेन और लॉकेट था। वाह, ये लॉकेट कितना सुंदर दिखता है। पूरा लॉकेट बीड्स में बना हुआ था और नीचे एक लाल रंग का कुछ कैप्सूल जैसा था, लेकिन उसके पास लिखा था कि नॉट फॉर सेल। एक्सक्यूज मी, ये सेल के लिए क्यों नहीं है? नहीं, दैट इज नॉट फॉर सेल, मैं आपको ये नहीं बेच सकता। पर क्यों? आप इतना सारा सामान बेच रहे हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं बेच सकते? देखिए भाई साहब, इतना जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये सामान बिकाऊ नहीं है। मैं तो वही पूछ रहा हूं सर कि क्यों बिकाऊ नहीं है। यहाँ पे हर चीज आप सेल कर रहे हैं, मैं आपका कस्टमर और मुझे यही चाहिए। माफ कीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन इस पे मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता। मैं आपको ये नहीं बेच सकता। देखिए, आप यहाँ जो बेच रहे हैं ये सब मेरे बजट के बाहर है। ये एक चीज मुझे अच्छा लगा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। बोलिए आप कितना चाहिए आपको इसके लिए, बोलिए। देखिए, मैं आपको नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आप बोलिए मुझे। ऐसे ही बहुत बोलने के बाद फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं ये आपको दे जरूर सकता हूं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। बोलिए। आप ये अपने वाइफ को प्रेजेंट करना चाहते हैं ना? हाँ। ख्याल रखिएगा कि आपके वाइफ के हाथ से ये लॉकेट कभी नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर ये टूट गया तो। हाँ, ये टूट गया तो? नहीं, कुछ नहीं, आप ले जाइए, ले जाइए इसे। ठीक है, इसके चार्जेस बोले। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। नहीं, ऐसा कैसे? आप प्लीज ले जाइए। ठीक है। बड़ा अजीब किस्म का आदमी था, पैसे भी नहीं लिया और इतना महंगा चीज मुझे दे भी दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि आज मैं अपने वाइफ को कुछ अच्छा तो गिफ्ट कर पाऊंगा, और वो भी उसके बर्थडे से पहले। ऐसे ही घर पहुंचने पर फिर से मुस्कुराहट से उसने मुझे वेलकम किया, लेकिन आज मैं उसे गिफ्ट देने के लिए बहुत बेताब था। जैसे ही मैंने दीप्ति को वो लॉकेट थमाया, शी जस्ट बर्स्ट इनटू हैप्पीनेस। उसके खुशी का मानो ठिकाना ना रहा। एक तो ये सामान एंटीक था और उसके ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव था। मैंने ये उसके गले में पहना दिया। वो बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत खुश भी थी। लेकिन मैंने उसे बताया कि उस शॉपकीपर ने कहा है कि ये हाथ से गिरना नहीं चाहिए। उसने भी सुन लिया। ऐसे ही उस लॉकेट के मिलने से वो बहुत खुश हो गई, और ऐसे ही हमारा दिन चलता गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस खौफनाक मंजर के मैं नजदीक जा रहा हूं। ऐसे ही 2 दिन बहुत अच्छा बीता।
तीसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा, अचानक मैंने देखा कि दीप्ति उदास होकर घर में बैठी हुई है। दीप्ति, क्या हुआ? उसने कहा कि उसके हाथ से वो लॉकेट गिर गया नीचे। वो उसको धोने के लिए अपने गले से उतारी थी और तभी उसके हाथ से वो नीचे गिर गया और वो सारे बीड्स और वो लॉकेट का हिस्सा टूट चुका है। वो दुखी थी कि इतना महंगा सामान उसने तोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया ये, मैं तुम्हें एक और ला दूंगा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि दीप्ति की यह छोटी सी गलती कितना बड़ा कयामत लाने वाला है। रात के कितने बजे मुझे ठीक से याद नहीं, अचानक मेरा नींद खुल गया और मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। अरे, दीप्ति कहाँ गई? मैं खिड़की से बाहर देखा कि वो गार्डन में बैठी हुई है। दीप्ति, दीप्ति! उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ उसे? अरे, शायद उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो बैठी हुई है। ठीक है, मैं भी कुछ बिना सोचे फिर सो गया। अगले दिन सुबह मैं जब घर से बाहर निकला तो देखा कि हलचल मच चुका है हमारे कॉलोनी में। क्या इशू है, मैं जानने के लिए गया। जाकर पता लगा तो हमारे कॉलोनी में 3 पेट्स के मौत हो चुका है और उनके मौत बहुत अजीब तरीके से हुआ है। वेटरनरी डॉक्टर्स वहां पे आए थे। मैंने देखा उन 3 डॉग्स का डेड बॉडी। अरे, लेकिन इनके शरीर पे कोई खरोच वगैरह नहीं है, सिर्फ इसके गर्दन पे दो छोटे से निशान हैं। डॉक्टर्स ने बोला कि एक ही रात में इन तीनों डॉग्स के बॉडी में से शायद किसने खून निकाल लिया है, सारा खून। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक रात में इन तीनों कुत्तों के बॉडी में से इतना खून किसने निकाला? मैंने गौर से उन दोनों निशानों को देखा। देखने से तो ये कोई बड़े दांतों के निशान लग रहे थे, लेकिन ये है क्या? मैं घर आकर दीप्ति को ये सारा बात बोला, लेकिन उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसने मुझसे अच्छे से कोई बात किया। शायद बहुत स्ट्रेस्ड होगी, वैसे भी घर के सारे काम तो उसे करने ही पड़ते हैं। इसी तरह मैं ऑफिस निकल गया। ऑफिस से घर आकर फिर मैंने हलचल देखा और 3 डॉग्स के मौत हो गई। ये हो क्या रहा है? और उनका मौत भी इसी तरीके से हुआ है। अरे, सब लोग बहुत डर चुके थे। ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जल्दी से घर के ओर निकल गया, लेकिन इस झटके से ज्यादा झटका मुझे घर जाकर मिला। जो दीप्ति हर वक्त एक मुस्कुराहट से मेरे लिए दरवाजा खोलती थी, आज मैं जाकर देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ ही है और दीप्ति अंदर बैठी हुई है। दीप्ति, दीप्ति, तुमने सुना हमारे कॉलोनी में क्या हुआ है फिर से? मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो। दीप्ति, तुम्हें क्या हुआ? देखो, मुझे भूख लगा है, प्लीज मेरे लिए थोड़ा खाना सर्व कर दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, खुद खाना बना और खा लो। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मैं तो भुचक्का रह गया। जो दीप्ति मेरा इतना ख्याल रखती थी, आज वो इतने बेरहमी से मेरे साथ बात कर रही है। मुझे कुछ सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं इन बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि बाहर की जो हलचल हुई है उसको लेकर मैं और टेंशन में था। एक ही दिन में 5 डॉग्स का इतना डेथ कैसे हो सकता है? और उन सब का डेथ एक ही तरीके से हुआ है, खून चूसने की वजह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यह कोई नॉर्मल माहौल नहीं था हमारे लिए। ऐसे ही रात के कितने बजे फिर मेरा नींद खुल गया। मैं फिर देखा कि दीप्ति मेरे पास नहीं है।
सोचा कि शायद वो गार्डन में होगी। नहीं, इस बार तो वो गार्डन में भी नहीं है। अरे, दीप्ति कहाँ गई? मैं पूरा घर ढूंढ लिया, वो तो कहीं पे भी नहीं है। कहीं दीप्ति को कुछ हो तो नहीं गया? मैं घर से बाहर निकला, रास्ते के थोड़ा आगे जाकर देखा, नहीं, वो तो कहीं पर भी नहीं है। मुझे लगा कि शायद मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। ऐसे ही मैं घर आकर कॉल करने ही लगा कि तब देखा कि दीप्ति बिस्तर पे लेटी हुई है। अरे, 1 सेकंड पहले ये लड़की यहां पे नहीं थी और मैंने आते ही अचानक ये बिस्तर पे सोई हुई है। ये क्या हो रहा है यहां पे? फिर मैंने अपने आप को विश्वास दिलाया कि शायद वो वॉशरूम में थी। हाँ, मैंने वॉशरूम तो चेक नहीं किया था, शायद वो वॉशरूम में थी। लेकिन कल सुबह जो झटका मुझे मिलने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। कल सुबह हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा के बेटे का हालत बहुत खराब था और उसके गर्दन के पास भी ऐसे ही 2 दांतों के निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारा खून उसके गले से चूस लिया गया है। उसके शरीर में खून बहुत कम हो चुका है और धीरे धीरे ये एक महामारी की तरह हमारे कॉलोनी में फैलता गया। धीरे धीरे हमारे वहां के जानवर और 2-3 आदमी भी मारे गए। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार हमारे कॉलोनी के एक जन ने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया क्योंकि यह मामला हाथ से बाहर हो चुका था। वो तांत्रिक आकर उस बच्चे की जांच किए। उन 2 दांतों के निशान को देखकर वो बोले कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये कुछ और है। वो कॉलोनी के सारे घर को घूम लिए और अचानक मेरे घर की तरफ उनकी नजर गया। ये आखिरी वाला घर किसका है? जी बाबा जी, मेरा है। ये तुम्हारा घर है? अच्छा, क्या अभी तक, और पहले मुझे ये बात बताओ कि ये हादसा अभी कितने दिन हुए ऐसे हो रहा है? साधु महाराज, 2 हफ्ते होने को आए हैं। हमारा कोई ना कोई ऐसे ही मौत के घाट उतर रहा है। हमारे घर के जानवर, हमारे घर के बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके शरीर से खून निकला हुआ जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। बेटे, वो मेरी तरफ देखकर बोले, क्या इन 2 हफ्तों में तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ताज्जुब की बात यही है साधु महाराज कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूं? हाँ जरूर। मेरे घर के तरफ आते ही वो अचानक रुक गए। मुझे इस घर से कुछ अजीब तरीके के आभास हो रहा है। कुछ बहुत बुरी शक्तियों का आभास हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? मैं और मेरी बीवी रहते हैं। तुम्हारी बीवी कहाँ है अभी? वो तो घर पे ही है, उसको बुलाओ। ठीक है। मैं दीप्ति को बुलाने के लिए गया। मैंने देखा कि दीप्ति कमरे में बैठी हुई है, आईने की तरफ मुंह करके। उसके बाल, उसके खुले हुए बिखरे बाल उसके चेहरे के सामने लगे हुए थे। दीप्ति, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरे साथ थोड़ा बाहर चलो। मैं अभी नहीं आ सकती। जो भी आया है मुझसे मिलने, मैं उसे मिलना नहीं चाहती। चले जाओ। दीप्ति, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? चले जाओ। मुझे दीप्ति का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा। मैं बाहर आकर बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो साधु मेरे को बोले, क्या तुम्हारी पत्नी का तबीयत सही नहीं है या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? इन दोनों में से कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है बेटे?
मेरा नाम प्रकाश है। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? उसका नाम दीप्ति है। मैं तुमसे अकेले में थोड़ा बात करना चाहूंगा। जी जरूर। ऐसे ही हम दोनों रास्ते के कॉर्नर में गए। वो तांत्रिक मेरे से कुछ सवाल पूछने लगे। हाँ पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? क्या इन 2 हफ्तों में तुम्हारी पत्नी के व्यवहार आचरण में तुम्हें कोई बदलाव लगा? हाँ, मेरी वाइफ हर वक्त खुश रहती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में ही उसका बिहेवियर बहुत बदल चुका है बाबा। लगता है मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनो, जो बात मैं तुम्हें बोलने वाला हूं, तुम्हारे घर की तरफ जाते ही मुझे कुछ बुरी शक्तियों का आभास हुआ। मुझे लगता है जो भी घटना ये 2 हफ्तों से घट रहा है यहां पे, इसके साथ तुम्हारे घर का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। और जहां तक मुझे लगता है, ये खून जिसने चूस लिया है इन जानवरों और इन इंसानों के शरीर से, वो कोई किसी तरीके का भूत या प्रेत होगा, या फिर कोई पिशाच। ये आप क्या कह रहे हैं? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मेरे घर में मैंने एक पिशाच को रखा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने रखा है, लेकिन भूत प्रेत और पिशाच किसी न किसी वस्तु से जुड़े रहते हैं। क्या तुमने अपने घर में इन दिनों में कोई ऐसा वस्तु लाए हो जो पहले से तुम्हारे घर में नहीं थे? मुझे अचानक याद आया उस लॉकेट के बारे में। हाँ, मैं मेरी वाइफ के लिए एक लॉकेट लाया था एक एंटीक शॉप से। लॉकेट? वो लॉकेट कहाँ पे है? असल में वो लॉकेट टूट गया है, मेरे वाइफ के हाथ से वो गिर गया था। क्या तुम्हारे पास उस लॉकेट के टूटे हुए कोई हिस्से हैं? क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? हाँ जरूर दिखा सकता हूँ। मैं घर जाकर तुरंत डस्टबिन में से उस लॉकेट के जितने भी टूटे हुए टुकड़े हैं मैं उसे लाकर उन साधु बाबा के हाथ में दिया। वो उस लॉकेट को लेकर परखने लगे। थोड़ी देर देखने के बाद बोले कि तुम्हारे और इस सोसाइटी के जो आफत आ चुका है, इसका जड़ ये लॉकेट ही है। इस लॉकेट से मुझे एक बहुत ही बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। हो ना हो जो बुरी शक्ति तुम्हारी सोसाइटी में आ चुकी है, वो इस लॉकेट के थ्रू ही आई है। क्या? यह लॉकेट एक शापित लॉकेट है। शायद इसीलिए ही वो शॉपकीपर इसे बेचना नहीं चाहता था। क्या तुम इस लॉकेट के बारे में कुछ और जानते हो? नहीं, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। हाँ, लेकिन जिस दुकान से मैंने ये खरीदा, उस दुकानदार ने बोला था कि ये लॉकेट कभी किसके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए? चलो उस दुकान की तरफ चलते हैं। ऐसे ही जब हम दोनों एंटीक शॉप में पहुंचे तो वहां पर भी हाहाकार लगा हुआ था। बहुत सारे लोग वहां पे खड़े हुए थे। क्या हुआ यहाँ पे? उन लोगों ने कहा कि इस शॉप का जो मालिक था उसका अचानक आज कल रात को ही मौत हो चुका है। वो दुकान बंद कर रहे थे, तभी किसी एक आदमखोर जानवर ने आकर उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मुझे इस लॉकेट के बारे में सब कुछ जानना होगा। मैं अपनी शक्तियों से इस लॉकेट के बारे में जानने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, क्योंकि अगर इस लॉकेट का राज हमें पता नहीं चला तो तुम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ऐसे ही उन्होंने हमारे कॉलोनी में आने के बाद एक घर में जाकर कुछ क्रियाक्रम करना शुरू किए। एक अग्नि का कुंड में अग्नि जलाया और उसके सामने उस लॉकेट को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कम से कम 40 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने बोला कि उन्हें इस लॉकेट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपको क्या पता चला? मैंने और हमारे कुछ आस पड़ोसी वालों ने भी पूछा। जो मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए।
इस लॉकेट के अंदर एक रक्त पिशाचिनी कैद थी। रक्त पिशाचिनी? हाँ, रक्त पिशाचिनी एक तरीके की प्रेत होते हैं जो मनुष्य का खून पीकर ही अमर रहते हैं। अपने अमरता को बचाने के लिए इन्हें इंसानों का खून पीना पड़ता है। एक अघोरी ने इस रक्त पिशाचिनी को इस लॉकेट के अंदर कैद कर दिया था और किसी तरह उस दुकानदार को यह लॉकेट कहीं पे मिला। लेकिन जैसे ही प्रकाश के पत्नी के हाथ से यह लॉकेट नीचे गिरा और टूट गया, वो रक्त पिशाचिनी कैद से आजाद हो गई और वो उसने अपना घर प्रकाश की पत्नी दीप्ति के शरीर में बसा लिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, दीप्ति को भी नहीं छोड़ेगी वो। तो इसका कोई उपाय तो होगा बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा ना? है, एक ही उपाय है, लेकिन मौत से खेलने वाला काम है ये। और प्रकाश ये तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम ही इस लॉकेट को यहां पे लाए हो। तो तुम्हारे बगैर ये काम कोई नहीं कर पाएगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अब बोलिए मुझे क्या करना होगा? सुनो, आज रात को हमें यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ में हमें इंसानों की थोड़े खून के बूंदे लगेंगी और ये खून के बूंद उस रक्त पिशाचिनी को जो तुम्हारे पत्नी के शरीर में अभी बसी हुई है उसको खींचेगी। वो इस यज्ञ को भंग करने आएगी और जैसे ही वो आए तुम्हें उसके ऊपर पहले गंगा जल फेंकना होगा और उसके साथ ही इस लॉकेट के जितने भी टूटे हुए टुकड़े हैं उसके ऊपर फेंकना होगा। और ऐसा करते ही दीप्ति के शरीर को छोड़कर वो रक्त पिशाचिनी बाहर आएगी और उसी वक्त तुम सबको उसके ऊपर आग लगाना होगा। वो रक्त पिशाचिनी और वो लॉकेट एक साथ जल जाए तो ही हम सबको मुक्ति मिलेगा उससे। मैं तैयार हूं, लेकिन इससे तुम्हारी पत्नी के जान को और तुम्हारे जान को भी खतरा है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं दीप्ति का जान बचा कर रहूंगा। अगर इसके लिए मुझे मेरे प्राण की आहुति भी देना पड़े तो इसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो ठीक है, आज मध्य रात को हम ये क्रियाक्रम करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? सबने हाँ कहा। ऐसे ही रात को हमारे बातों के अनुसार साधु बाबा ने यज्ञ शुरू किया। मैंने अपने रक्त की आहुति दिया। धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारे यज्ञ कुंड के आगे कोई आ रहा है। धीरे धीरे उसका चेहरा हमारे सामने क्लियर हुआ। दीप्ति, दीप्ति तुम? लेकिन ये मेरी दीप्ति नहीं है, ये सिर्फ दीप्ति की शरीर है। ये मेरी दीप्ति नहीं हो सकती। मैंने देखा कि दीप्ति के बाल हवा में खुले हुए हैं और उसकी आंखें मानो स्वयं मौत की आंखें हो। मैंने हम साधु बाबा के बातों के अनुसार गंगा जल को जोर से दीप्ति पर फेंका। ऐसे दीप्ति आवाज करने लगी और धीरे धीरे दीप्ति की शरीर को छोड़कर एक काले शरीर के लंबे खुले बाल, राक्षसों जैसे नाखून और लंबे दांत और लाल आंखों वाली उल्टे पैरों वाली एक औरत बाहर आई। सब लोग डर गए, सब लोग सहम गए। ये होना हो, ये वही रक्त पिशाचिनी है। प्रकाश, प्रकाश, ये वही रक्त पिशाचिनी है जो मैंने कहा है। जल्दी करो, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं इस अग्नि से ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। तुम जल्दी करो प्रकाश, प्रकाश जल्दी करो। मैं कुछ करने ही वाला था, अचानक उसने अपने बड़े हाथों से मेरे गले को पकड़ लिया।
मुझे लगता है कि तू मुझे मार सकती है। 50 साल बाद आज मैं आजाद हुई हूं, तुझ जैसे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुझ सबकी मौत आज मेरे हाथों लिखी हुई है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने हाथ में फिर थोड़ा गंगा जल लिया और जोर से उसकी तरफ फेंका। गंगा जल के पड़ते ही उसका हाथ मेरे गले को छोड़ दिया। मुझे पता चल गया ये गंगा जल उसके लिए तेजाब के जैसा काम करेगा। मैंने और 2-3 छींटे मारे उसके ऊपर और उसी वक्त उस लॉकेट के सारे टूटे हुए टुकड़ों को मैंने उस पर फेंक दिया और देखते ही देखते 4-5 लोगों ने आकर उसके शरीर में आग लगा दिया। हमारे सामने वो रक्त प्रशासिनी जलकर राख हो गई और मेरी पत्नी भी उसके प्रकोप से आजाद हो गई। अब तुम सब महफूज हो। जिन लोगों की जान इस पिशाचिनी ने लिया था उनको वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब इस रक्त पिशाचिनी के खौफ से तुम सब मुक्त हो। अपने पत्नी को खुश करने के चक्कर में कितना बड़ा मुसीबत मैंने मोल लिया था, मैं उसको सोचकर ही कांप रहा था। लेकिन आज उस दिन के बाद से मैंने और दीप्ति ने मानो फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत की।